तो भाई आज से ठीक 11 साल पहले डब्ल्यूडब्ल्यू में वो चीज हुई थी जिसको कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। और ये सबसे ज्यादा आई थिंक कह सकते हैं मेमोरी में फैंस के सबसे इम्पैक्ट या फिर स्ट्रांग रह सकता है, और वो है अंडरटेकर की स्ट्रीक का टूटना। भाई ब्रॉक लेसनर ने रेसलमेनिया 30 में जो अंडरटेकर को हरा के उनकी स्ट्रीक को तोड़ा था, इसके पीछे की स्टोरीज भी कितनी सारी हैं। मेरी तो पता नहीं मैंने शेयर किया है फिर नहीं, मेरी मेमोरी तो ये है कि मेरे को उस समय फेसबुक का काफी जमाना था, ये इंस्टाग्राम और ये आज के थिंक तो मतलब ये तो अब की चीजें चल रही हैं, लेकिन उस टाइम में मैंने फेसबुक पे कहीं देखा था कि स्ट्रीक टूट गई है। बट मेरे को पता नहीं चला था, मतलब मैंने यकीन नहीं माना था उसका। ये मैंने लाइव तो डेफिनेटली नहीं देखा था, मुझे अपनी मेमोरी में जितना याद आ रहा है ये, लेकिन उसके बाद जाके मैंने देखा, मैंने कहा मैं शॉक हो गया भाई कि अंडरटेकर की स्ट्रीक टूट गई है उस टाइम पे। हालांकि मुझे सब क्लैरिटी थी कि डब्ल्यूडब्ल्यू क्या है, कैसे वर्क करती है, लेकिन यहां पे मुझे लगा था या तो कुछ गड़बड़ हो गई है, ये अंडरटेकर तो कभी नहीं हार सकता। क्योंकि जिन लोगों ने लाइव रियल टाइम में उस पूरी स्ट्रीक को फॉलो किया है, सारे लोग यही मानते थे कि अंडरटेकर रिटायर हो जाएंगे लेकिन उनकी स्ट्रीक नहीं टूटेगी, लेकिन वो चीज फिर हुई थी। अपनी मेमोरी आप डेफिनेटली मुझे बता सकते हो इस स्ट्रीक से रिलेटेड क्या है, क्योंकि मुझे पता है हर किसी के पास अपनी कुछ अलग अलग ही स्टोरीज होगी ये अंडरटेकर की रेसलमेनिया की स्ट्रीक के टूटने के बारे में। इसलिए तो कहा जाता है कि वेयर वर यू जब अंडरटेकर की स्ट्रीक टूटी थी, तो इसीलिए तो इतना बड़ा सवाल है फिर। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। और सबसे पहले आज बात कर लेते हैं रेसलमेनिया के स्टेज के बारे में। बहुत टाइम से आप लोग पूछ रहे हैं यार स्टेज का क्या चल रहा है, कुछ सिस्टम जरा बताओ। तो भैया एक फोटो तो आ गई है अंदर से निकल के, जहां पे आप ये देख सकते हो, ये एलिजेंट स्टेडियम के अंदर की है, लास वेगस की। और अभी तो यहाँ पे मैं बोल नहीं सकता कि मैं कुछ आपको बता सकता हूँ कि ये ऐसा है या फिर वैसा है। अभी तो जस्ट ये कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो रहा है। कंपेरिजन में ऐसे होता है कि मतलब ऐसे बोलते हैं कि एलिजेंट स्टेडियम छोटा है, बोलते हैं स्टेडियम थोड़ा सा छोटा है ही, और इसलिए लोग बोल भी रहे हैं आजकल जिस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यू ध्यान दे रही है अपने स्टेज को बनाने में, सेटअप को बनाने में, शायद डब्ल्यूडब्ल्यू ज्यादा ध्यान देने नहीं वाली। लेकिन मुझे लगता नहीं है रेसलमेनिया में कोई कमी ऐसे छोड़ने वाले हैं, क्योंकि चलो बाकी में तो तुम टनल निकाल दोगे, यहाँ पे अगर तुमने टनल वाला डिजाइन निकाल दिया, जो कि वैसे ही मुझे तो देखो कूल ही लगता है, लेकिन फिर भी ये बात तो माननी पड़ेगी कि स्टेज के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यू थोड़ा कम ध्यान देती है इस वजह से, ताकि वो फैंस को थोड़ा ज्यादा बैठा पाए। यहाँ पे बिना रैम का समझ में अभी तो बन ही रहा है, तो अभी इसके बारे में ज्यादा बात कर भी नहीं सकते। लेट्स सी अगर आगे कुछ फोटोज आएंगी तो और अच्छे से हम इसके बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। सेथ रॉलिंस जो स्मैकडाउन के शो पर आए थे, अभी जो हमने एक लेजेंडरी सेगमेंट देखा सीएम पंक रोमन रेंज सेथ रॉलिंस का, भाई वहां पे जो सेथ रॉलिंस ने जूते पहने हुए थे ना, ये वही वाले जूते हैं जो कि ब्रे वाइट भी पहले पहन चुके हैं अपने। आई थिंक ये भी स्मैकडाउन का ही एक प्रोमो सेगमेंट था जहां पे आके वो डब्ल्यूडब्ल्यू यूनिवर्स को एड्रेस कर रहे थे, तो लोगों ने इस छोटी सी चीज को नोटिस किया। वैसे काफी सारे लोग होते हैं जो बिल्कुल ऐसे ईगल आइज की तरह देखते हैं कि अच्छा किसने क्या पहना, तो ये काफी अच्छा एक छोटा सा ट्रिब्यूट था सेथ रॉलिंस का ब्रे वाइट के लिए। अरे यार ये वाली बात तो पता नहीं ना भूलते भूलते मैं इतना भूल गया कि अभी बहुत पुरानी भी हो चुकी है। जेसिका जो कि आपको पता है डब्ल्यूडब्ल्यू में रेफरी हैं या रेफरी थी, वैसे तो हैं ही बोलना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि वो अपना इन रिंग करियर भी आगे बनाने के लिए देख रही हैं, और डब्ल्यूडब्ल्यू की जो इवॉल्व है ना उसकी प्रोग्रामिंग के अंदर, ये काफी दिनों पहले की बात हो चुकी है, वो एक अपना कैरेक्टर लेके भी आ चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका नाम मैंने आई थिंक आपको बताया था, केलेक्स ऐसे करके कुछ है। तो इस कैरेक्टर के साथ वो इवॉल्व के अंदर तो पार्टिसिपेट कर चुकी हैं। अभी इसका मतलब ये नहीं कि वो रेफरी नहीं होने वाली डब्ल्यूडब्ल्यू में, और जितनी आई थिंक मुझे उनकी स्टोरी पता है तो उनको ओरिजिनली बनना तो एक इन रिंग टैलेंट ही था, लेकिन फिर वो से अभी एक रेफरी है। तो देखो अभी आगे उनकी जो कहानी वो कैसे चलती है। ये जो अलग एक एलिमेंट आता है ना हर एक बंदे के अंदर उसके कैरेक्टर को लेके, वो मुझे लगता है कि इस सुपरस्टार में तो है, इस रेफरी में तो है, क्योंकि ये उनकी पूरी कहानी बन सकती है बनाने के लिए। जैसे कोडी रोड्स की स्टोरी फिनिश हुई, वो क्यों? क्योंकि वो डस्टी रोड्स, वो सारी वो जो पुरानी चीजें वो लेके आते थे। तो अगर यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यू इन्वेस्ट करे कुछ अच्छे से, तो शायद इनके कैरेक्टर से रिलेटेड भी कुछ चीजें आपको आगे जो है बड़े स्टेज पर भी देखने को मिल सकती हैं। ओमोस के बारे में भैया बहुत सारी बातें चल रही हैं कि यार ये बंदा कहां है, क्यों नहीं आ रहा। तो 1 साल पूरे हो चुके हैं ओमोस की लास्ट डब्ल्यूडब्ल्यू अपीयरेंस को, उसके बाद से हमको ओमोस कहीं पे भी दिखे नहीं है, मतलब डब्ल्यूडब्ल्यू प्रोग्रामिंग में नहीं दिखे हैं। वैसे ये जो अभी इंडिया में लिव मॉर्गन डोमिनिक आया ना, यहाँ पे ओरिजिनली वैसे ओमोस को भी आना था, बट कुछ रीजंस की वजह से फिर वो आ नहीं पाए, ऐसा कुछ जो है पता चला है। तो ये मतलब डब्ल्यूडब्ल्यू उनको ऑन स्क्रीन कैरेक्टर की तरह तो यूज नहीं कर रही, कोई उनको ऐसा चला नहीं रही, लेकिन वैसे तो वो डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ साइंड ही है। और ऑलमोस्ट वैसा बंदा है, वैसे मैं बोलता हूं तो कुछ भी हो जाता है, ऐसा होता नहीं है, वैसे वो सिर्फ आपके देखने का नजरिया है। लेकिन ऑलमोस्ट वो बंदा है जिसको डब्ल्यूडब्ल्यू हमेशा एक अट्रैक्शन की तरह यूज कर सकती है आगे कभी भी जब भी उनको जरूरत है। लेकिन वो अट्रैक्शन अगर है तो भाई उसको रिंग में लाके भी थोड़ा परफॉर्म करवा दो ना। विंस मैकमैन इस मामले में बोलूंगा ट्रिपल एच से काफी सही थे। ट्रिपल एच का शायद जो नजरिया है सोचने का वो थोड़ा सा अलग है। देखो मेरे से आप में से बहुत सारे लोग पूछते हो कि यार केन आपका फेवरेट सुपरस्टार क्यों है,
तो ये मैं आपको बताऊंगा नहीं केन ने क्या बोला है उनके कैरेक्टर्स के बारे में, वो पहले बताया था। उनके काफ़ी सारे कैरेक्टर हैं, कॉर्पोरेट केन वाला, फिर जब उसके बाद वो अपने अलग अलग करियर में जब उन्होंने अपने मास्क या फिर अपना थोड़ा थोड़ा रिंग गियर चेंज किया, तो उन्होंने बोला कि उनका जो फेवरेट वर्जन है केन का वो ओरिजिनल केन ही है, जो कि 1997 में आया था। वो कहते हैं कि मास्क वाले कैरेक्टर के साथ जब मैं केन बन के आया था तो वो एक बहुत ही मिस्टीरियस पर्सनैलिटी थी फैंस के लिए, और काफ़ी ज़्यादा वो ब्रूटल और खतरनाक भी था, इसलिए लोगों ने उसको पसंद किया। बट फिर वो ये भी कहते हैं कि एक जो उनको प्रॉब्लम लगती थी केन के कैरेक्टर के साथ वो ये है कि सारे बंदे को तो माइक पे बोलने का मौका मिल रहा है। मुझे ऐसा लगता था कि यार मैं तो मास्क के पीछे बस छुप के रह गया, मेरा जो थोड़ा सा कैरेक्टर है वो इस मामले में रेस्ट्रिक्टेड है। लेकिन फिर जब मास्क उनका हटा भी तो मैं बोलूंगा नहीं, वहां से वो केन में केन वाली बात रह गई थी। और जो आप मेरे से पूछते हो ना कि केन का कैरेक्टर, केन आपको इतना क्यों पसंद है, मेरा भी जवाब सेम है। मेरे को यूजुअली ना इतना कनेक्ट बन नहीं पाता, जैसे आप बोलोगे पुराने टाइम की कोई रॉक और स्टोन कोल्ड की कहानी, ठीक है हम सबको पता है वो कितनी ग्रेट है, लेकिन रियल टाइम में जब आप किसी चीज को देखते हो ना वो आपको ज्यादा तगड़ी महसूस होगी, चाहे पहले कितने ही बड़े कांड हो गए हो। बट समहाउ ये केन के केस में मैंने लिटरली वही चीज फील करी जो कि केन के डेब्यू या फिर शुरुआती कैरेक्टर के साथ ही। और इसलिए जब भी मैं गेम भी खेलता था, मेरा हमेशा फेवरेट जो प्लेयर है या कैरेक्टर है वो मैं रैंडी ऑर्टन के केन में से कोई लेता था, इसलिए वो मेरे वैसे भी फेवरेट बन गया था। बाकी रैंडी ऑर्टन को तो बाद में भी देखा था, लेकिन ये मतलब जो आप कहते हो ना एक सुपरस्टार को देख के खतरनाक, भाई डर, मुझे तो लगता है मेरे को सपने में भी आया है केन और मॉन्स्टर एबिस मेरे एक साथ सपने में आए हैं। तो आज आपको इस वीडियो से एक वाइल्ड चीज और भी पता लग गई है। चलो केविन ओवेंस के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो आपको सारी सिचुएशन पता है केविन ओवेंस के बारे में, उनका रैंडी ऑर्टन से मैच होना था, अब वो मैच नहीं हो सकता और बहुत डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि इस मैच से उम्मीदें हमारी बहुत ज्यादा थी। और अब केविन ओवेंस कब तक वापस आ जाएंगे उसके बारे में आई थिंक मैं आपको थोड़ा सा इसके ऊपर प्रकाश डाल के बता सकता हूं। तो देखो नेक इंजरी है तो ये सीरियस ही मानी जाती है, और इसकी इस वजह से स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के साथ क्या हुआ, एज के साथ क्या हुआ था, पेज के साथ क्या हुआ था, वो सारी चीज़ हमको पता है। तो देखो ये इतनी सिवियर तो नहीं है, क्योंकि इस जिस तरीके मतलब के देखो गर्दन की बात है तो खतरनाक तो है, लेकिन उसमें भी कितनी एक्सट्रीम है। तो इस हिसाब से आप मान सकते हो कि एक साल तो कहीं भी नहीं गया केविन ओवेंस, एक साल के लिए तो WWE टीवी से गायब ही रहने वाला है, क्योंकि इस तरीके की चीज़ों में सर्जरी में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। इवन हो सकता है ये उससे भी ज़्यादा हो। तो फिलहाल आपको केविन ओवेंस इतनी जल्दी कोई देखने को मिलने नहीं वाला है। ये कोई उनकी लेग या फिर ऐसे किसी जॉइंट की या किसी लिगामेंट की प्रॉब्लम नहीं है, ये उनकी नेक की प्रॉब्लम है। तो थोड़ा सा मामला यहाँ पे खतरनाक है। तो जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी केविन ओवेंस का वापस आने का चांस नहीं है। इवन अगर वो अगले साल की रेसलमेनिया में भी आ जाए तो बड़ी बात है। मुझे तो लग रहा है कि हो सकता है 2025 साल भी, ये 25 छोड़ो 26 साल भी उनका पूरा ले सकते हैं। बट होपफुली रिकवरी उनकी अच्छी है, और जब बंदा आए तो बिल्कुल फिट होके आए, ताकि वो केविन ओवेंस का जो मजा अब तक वो हमको देते हुए आए हैं वो फिर से हमको देखने को मिल जाए। स्टिल मैं बोलूंगा कि केविन ओवेंस को लोग इतना हाईली रेट करते नहीं, लेकिन वो बंदा बहुत ज्यादा दमदार है। एक सिर्फ ये पिक्चर मैं आपको अब दिखाऊंगा, और मेरे पास कुछ ज्यादा इसके पीछे बताने के लिए नहीं, लेकिन जरा इस पिक्चर को आप फील करो। कई बार होता है ना कि पिक्चर ही पूरी स्टोरी बयां कर देती है। तो यहाँ पे देखो भाई कैसे सीएम पंक बिल्कुल नजरें गड़ाया हुआ था जब उन्होंने पीछे से आके रोमन रेंज को मारा था, जीटीएस लगाया था। जब रोमन रेंज बिजी हैं पॉल हेमन के साथ, तो किस नजरों से जो सीएम पंक हैं वो रोमन रेंज को देख रहे हैं। मतलब ये ऐसा बोल सकते हो कि बंदा कह रहा था कि अच्छा एक बार आ जा तू मेरे सही से लपेटे में, फिर मैं तुझे बताता हूँ। और एग्जैक्टली उस मूवमेंट का उन्होंने पूरा फायदा उठा लिया है। यार ये डायनेमिक बहुत ही अलग हो गया है कि पॉल हेमन कोई पूरी तरीके से धोखाबाजी उन्होंने रोमन रेंज के साथ करी भी नहीं है, लेकिन वो फेवर तो उनको चुकता करना ही था, तो वो सीएम पंक की साइड जाएंगे। और सिर्फ इस एक अकेले रीजन की वजह से ये जो ट्रिपल थ्रेट मैच होने वाला है रोमन रेंज वर्सेस सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस का, इसकी हाइप बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। शुरू में ऐसा लग नहीं रहा था कि चलो ठीक है, बट उन्होंने स्टोरी लाइन को देखो, तभी तो मैं कहता हूं कि कोई मैच अभी कैसा दिख रहा है और उसकी स्टोरी कैसी होती है उससे ही सबसे ज्यादा ये निर्भर करती है बात कि हम कितना ज्यादा हाइप्ड होंगे उस मैच के लिए। कल की मंडे नाइट रॉ भी भाई देखो बहुत ज्यादा धांसू होने वाली है। पॉल हेमन कल होने वाले हैं शो पर, इसके साथ साथ सेथ रॉलिंस भी कल शो पर होंगे, सीएम पंक भी शो पर होने वाले हैं, एंड रोमन रेंज वो है प्रीमियम आदमी, वो कल मंडे नाइट रॉ पर नहीं है। फिलहाल एडवर्टाइज तो उनको नहीं किया है, उसके बाद अगर कोई सीन सपाटा हो जाए तो उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। जे ऊसो एंड गुंथर, जे ऊसो भी रिएक्ट करने वाले हैं जो जिमी ऊसो के साथ उन्होंने किया था। बाकी एल ग्रांडे अमेरिकानो ये भी होंगे कल एक्शन में, पेंटाडॉम। मतलब मंडे नाइट रॉ तो कल की स्टैक्ड लग रही है। और वैसे भी अब ये रोड टू रेसलमेनिया के एपिसोड हैं, हमको ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। ये वो टाइम नहीं है जब काम चल जाए कि अरे चलो ठीक है अच्छा शो था, अभी तो तुमको पूरा डिलीवर करना पड़ेगा, वरना रेसलमेनिया के हाई फिर फैंस फील करेंगे नहीं। तो अगर हम उस दौर की बात करें जब WWE से कोई सुपरस्टार दूसरी कंपनी ऑल एलिट रेसलिंग में गया था, तो वो सबसे आगे झंडा लेके कौन सा सुपरस्टार चल रहा था, तो वो है क्रिस जेरिको। लेकिन अब उनकी बातें थोड़ी सी अलग हो गई हैं। तो क्रिस जेरिको से पूछा कि क्या भैया आप WWE में वापस आओगे, क्या आप कंसिडर करोगे? तो वो कहते हैं कि देखो जिस टाइम पे मैं WWE
WWE से AEW में गया था, कोई गारंटी नहीं थी कि हमको इतनी बड़ी टीवी डील मिलेगी, कोई गारंटी नहीं थी कि 80,000 वेम्बली में जाके हम कोई शो करवा सकते हैं। तो उस पॉइंट पे वो जो मेरा डिसीजन था वो सही था। तो कहते हैं कि आने वाले टाइम में भी देखेंगे, मैं कंसिडर भी इसको करूंगा और हो सकता है मैं इसको कंसिडर ना भी करूं, वो तो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो बंदे ने अगर बोल दिया ना कि मैं कंसिडर करूंगा, तो इसका मतलब अंदर ही अंदर यार देखो, हर सुपरस्टार एडमिट करे या ना करे, सबसे बड़ी कंपनी जो है वो है वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट, ठीक है। तो तुम उससे अपने आप को अगर थोड़ा सा अलग कर दोगे तो ऐसे भी होगा कि रेलेवेंसी अपनी खो देते हो। वो हमने काफी सारे WWE सुपरस्टार्स के साथ होते हुए देखा है, क्योंकि WWE का लेवल बहुत बड़ा है। इसमें आप ये भी नहीं कह सकते कि AEW कुछ गड़बड़ कर रहा है, तो वैसा कुछ ही होता है। एंड आई थिंक, मुझे लगता है कि अपने जितने भी WWE के बड़े सुपरस्टार रहे हैं, चाहे वो किधर भी चले जाएं, एंड में एक बार उनको WWE में तो आना ही होता है, फिर वो हॉल ऑफ फेम में भी तो इंडक्ट होना होता है ना, तो उस हिसाब से भी फिर चीजें चलती है कभी कभी। कल मैंने आपको ब्रॉक लेसनर के बारे में बताया था कि भैया एक फैन उनसे मिला है और उस फैन से बातचीत के दौरान ब्रॉक लेसनर ने बोला कि मैं तो भैया रिटायर हो चुका हूं। मैंने आपको बोला था कि भाई उस सोर्स के ऊपर यकीन किया नहीं जा सकता ज्यादा। अब एक नए सोर्स से और बात आई है कि वो जो सोर्स था वो है फेक और ब्रॉक लेसनर अभी रिटायर नहीं हुए। जस्ट अभी WWE की तरफ से ऐसा कुछ, ऐसी कोई ग्रीन सिग्नल नहीं आया, या फिर ब्रॉक लेसनर WWE इन दोनों के बीच में कोई बात बनी नहीं है, और वो उस बात को आई थिंक आगे बनाने भी नहीं वाले जब तक ये सारा जो केस है जनरल ग्रैंड वाला, इसके ऊपर फर्दर कुछ हरी झंडी ना मिल जाए ब्रॉक लेसनर को। तो ये सिचुएशन देखो ऐसे ही रहने वाली है, इसलिए मैं इसके बारे में ज्यादा बात करता नहीं। तो जब होगा तब देख लेंगे। जस्ट मैंने आपको बता दिया कि ठीक है, वो जो सारी बातें थी वो भी सोर्स गलत था। अब ये सोर्स भी सही है या फिर नहीं, उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ये जो सोर्स आपको बता रहा है वो आपको बता रहा है कि उसको क्या लगता है क्या हो सकता है, ठीक है। तो मैं तो अपने मन से कोई खिचड़ी पका नहीं रहा हूं। तो अब ठीक है, जो भी सिचुएशन होगी आगे देख लेंगे ब्रॉक लेसनर के लिए, बट होपफुली सब कुछ अगर पॉजिटिव अच्छा चले तो भाई वही बात है। दुनिया अगर अच्छे अच्छे बातों में और अच्छे अच्छे काम करती रहे तो भाई इस दुनिया के लिए भी अच्छा है। पहले ही बहुत बड़ा डिस्क्लेमर आपको दे देता हूं, बहुत बार मैं आपको डिस्क्लेमर दे देता हूं कि अपने अरमानों को कोई बहुत ऊपर लेके जाने का क्योंकि फायदा कई बार होता नहीं है, या फिर कोई बहुत ज्यादा वाइल्ड सीरीज बनाने का भी फायदा नहीं होता, सिर्फ सुनने और देखने में अच्छी लगती है। तो कई बार हम वैसे भी डिस्कस कर लेते हैं। तो हुआ क्या है, अब फैंस ये स्पेकुलेट या फिर ये बात बनाने या फिर वो कह सकते हैं आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, जो कि शायद ट्रिपल एच देख सकते हैं कि अगर यहाँ आग लग रही है तो क्या पता वो इंप्लीमेंट भी कर दें। तो ये पॉल हेमन का स्मैकडाउन से जो सेगमेंट है जहां पे बैक स्टेज से वो कह रहे हैं कि अब रोमन रेंस आ जाएगा, लेकिन फिर सेथ रॉलिंस निकल के आते हैं। तो यहां पे देखा जा सकता है कि वही वाला प्रोडक्शन ट्रक, वही वाला ट्रेलर जो कि हमने कोडी रोड्स की धुलाई के टाइम पे देखा था, जो कि रॉक ने करी थी, वही यहां पे खड़ा हुआ है। और उस वाली स्टोरी का कैसे पूरा सेंस बनाया था WWE ने रेसलमेनिया 40 में, जब उसी प्रोडक्शन ट्रक पे छपा जॉन सीना बचाने के लिए आया था कोडी रोड्स को, और ओरिजिनली स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन को ही आना था, लेकिन फिर उसके बाद रिप्लेसमेंट में अंडरटेकर आ गए थे। तो अब क्योंकि इस सेगमेंट के अंदर ये दिखे हैं, तो क्या इस वाली स्टोरी लाइन के अंदर जॉन सीना का इन्वॉल्वमेंट भी है? क्या इस वाली स्टोरी लाइन के अंदर स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का भी इन्वॉल्वमेंट है? देखो ये वही टाइम है जब 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 रेसलमेनिया पास आ रही है, ठीक है, और रेसलमेनिया के अंदर WWE को बहुत बड़े बम फोड़ने पड़ते हैं। तो मेरे को नहीं पता अब इसका क्या मतलब निकाला जा सकता है, लेकिन जब लोग इसके बारे में इस तरीके से बात कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि शायद ये जो दो सुपरस्टार छपे हैं जो दिख रहे हैं, वो शायद इस वाले मैच के अंदर ये पूरी पॉल हेमन, सेथ रॉलिंस, सीएम पंक, रोमन रेंस की कहानी में घुस सकते हैं। मैं तो इमेजिन नहीं कर पा रहा ये जॉन सीना इसमें कैसे घुसेंगे। तो इसलिए मैंने आपको पहले ही बहुत बड़ा जो है डिस्क्लेमर दे दिया है। अब आप इसको किस तरीके से ब्रेक डाउन करते हो, डीकोड करते हो, वो आप मेरे लिए भी कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। मैं डेफिनेटली उसको देखने में इंटरेस्टेड रहूंगा। बट जाते जाते एक बड़ी मस्त चीज आपको दिखाता हूं। और अगर आपका ब्रेकअप हुआ है, फ्रेंडशिप ब्रेकअप हुआ है, कुछ भी हुआ है, किसी ने भी आपका दिल तोड़ा है, तो ज्यादा टेंशन मत लो। ये पूरी लिस्ट आप देख सकते हो जिसने रोमन रेंस के दिलों को तोड़ा है। सेथ रॉलिंस, जिमी ऊसो, जे ऊसो, सैमी ज़ेन, सोलो सिकोआ, पॉल हेमन, और दो बंदे जिनकी बात कर रहे हैं कि उन्होंने अब तक धोखा नहीं किया रोमन रेंस के साथ, वो हैं डीन एम्ब्रोस एंड ड्वेन द रॉक जॉनसन। क्या डीन एम्ब्रोस को काउंट कर सकते हैं? क्योंकि रोमन रेंस ने अपनी उस ल्यूकेमिया को अनाउंस किया था, तो उन्होंने टर्न तो किया ही था, बट सीधा रोमन रेंस के फेस पे नहीं किया। बट हाँ, रॉक को तो कह सकते हैं। तो इसीलिए अगर दिल टूटा है तो कोई बात नहीं, उसको संभाल के जोड़ लो और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते रहो। बाकी ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो डेफिनेटली आपने एंजॉय की है, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे और WWE से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।